बहुत आभार कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं अलका झा अखिल भारतीय राष्ट्रीय लेखक संघ के मंच पर उपस्थित सभी अतिथि, संघ के पदाधिकारियों, आलोचकों एवं हमारे श्रोतागणों का सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हमारे संगोष्ठी का विषय है सृजन के मानवीय सरोकार। इस मंच ने कला, संस्कृति, व्यवहार इत्यादि जैसे कई मानवीय सरोकार जैसे विषयों पर प्रारंभ से ही बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया है और आज इसे लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज हमारे संगोष्ठी का विषय भी यही है। हम सभी के समक्ष बीज व्याख्यान के लिए डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो मैं आपका स्वागत करती हूं सर। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सोमदत्त शर्मा जी कर रहे हैं, जो कि इस मंच के संस्थापक भी हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ गुरुवर। हम सभी के मंच पर समीक्षकों के भी रूप में श्री ऋषि शर्मा जी, श्री नरेश शांडिल्य जी, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, श्री सुशील कुमार तिवारी जी व डॉक्टर आनंद पाटिल जी उपस्थित हैं। आप सब हो का कोटि कोटि धन्यवाद सर कि आप सभी अपने अमूल्य समय निकालकर हम सभी के उपक्ष उपस्थित हुए हैं और इस मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं। मैं मंच को निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे डॉक्टर अतुल गुप्त जी एवं श्री अभिजीत कुमार जी का भी स्वागत करती हूँ। मीडिया प्रबंधन में निरंतर कार्यरत श्री अमन अंगी ऋषि जी का भी स्वागत है। साथ ही साथ आप हम सभी के समक्ष उपस्थित सभी श्रोतागणों और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी सदस्यों का सहृदय स्वागत है। भूलवश अगर किन्हीं का नाम मेरे वजह से अगर शेष रह गया हो तो मैं क्षमा की प्रार्थी भी हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्या कार्यक्रम शुरू किया जाए? शुरू कर चुकी हैं आप, शुरू करिए, बढ़ाइए। जी धन्यवाद। तो हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए, जैसे कि मैं आप सबों को बता चुकी हूँ कि बीज व्याख्यान हेतु डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो सर, वर्तमान में दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आसीन है। महोदय ने गजल के भारतीय स्रोतों पर शोध कार्य भी कर रखा है। महोदय को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भक्ति, भय और भूख की अंतर यात्रा पुस्तक पर रामविलास पुरस्कार 2019 में भी मिल चुका है। मैं आपको इस मंच पर पुनः स्वागत करती हूं सर और आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी आ रही है डॉक्टर साहब। इस आभासी मंच पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सबके आदरणीय डॉक्टर सोमदत्त शर्मा जी, इस विषय के जो समीक्षक हैं अथवा इस विषय का विस्तार करेंगे, आदरणीय ऋषि शर्मा जी, श्री नरेश शांडिल्य जी, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, सुशील कुमार तिवारी जी, डॉक्टर आनंद पाटिल, इस वेब मंच पर उपस्थित समस्त सज्जन वृंद। यह विषय सृजन और मानवीय सरोकार अपने आप में एक ऐसा अद्भुत विस्तार लिए हुए है कि जिसको हम कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के आलोक में देख सकते हैं। हम अगर बीज वक्तव्य के रूप में इस विषय को अपने भारतीय चिंतन और दर्शन से जोड़ें तो हम अपने परिवेश में ही प्रकृति को असंख्य विस्तार में सृजनरत देख रहे हैं। मैं फ्रेजाफ कापरा की एक पुस्तक पढ़ रहा था, आप में से बहुतों ने पढ़ रखी होगी वह पुस्तक, द ताओ ऑफ फिजिक्स करके। उसकी भूमिका में पार्टिकल फिजिक्स के इस वैज्ञानिक ने एक बड़ी अद्भुत बात रेखांकित की है। उन्होंने लिखा कि मैं समुद्र के तट पर बैठा हुआ था
और अचानक मेरा ध्यान प्रकृति के सूक्ष्मतम कणों में व्याप्त उस अद्भुत नृत्य से जुड़ गया जिसको मैं हिंदुओं के देवता शिव के लास्य के रूप में देख सका हूं। अब यह लास्य लोग कहते हैं अपनी परंपरा है कि निर्माण का नृत्य है शंकर का और तांडव विनाश का है। तो अपनी चिंतन परंपरा में सृजन और विनाश ये दो अनिवार्य प्रत्यय की तरह चलते हैं। हम इसका विस्तार देख रहे हैं। अपने एक वैदिक ऋषि ने जैसे सूर्य को देखकर कहा, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, यह देवता का अमर काव्य है। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो यह संपूर्ण सृष्टि उस विधाता के सृजन का परिणाम ही तो है। ब्रह्मांड का अंतराल अनेक रूपों से आच्छादित है। ये सूर्य, चांद, तारे, ऋतुएं, जो कुछ भी हमारी इस भौतिक दृष्टि अथवा मन की दृष्टि में है, वह सब देव सृजन ही तो है। और इतना वैविध्य हमें ध्यान में आएगा कि यह वैविध्य ही सौंदर्य है। इसी सौंदर्य की सत्ता का अनुधावन या उसका कलात्मक अनुप्रयोग सृजन धर्मी मनुष्य करता ही है और करना ही चाहिए। इसका कारण क्या है? कोई मनुष्य अपनी सृजन धर्मी शक्ति का प्रयोग किसी शिल्प में, किसी शब्द चित्र में, किसी कला में, संगीत के विविध आयामों में वो करता है तो इसकी जरूरत क्या है? वह क्यों करता है उस व्यक्ति के नाते? तो मोटे तौर पर इसके दो उत्तर सामने आ सकते हैं जो बहुत सामान्य और व्यावहारिक अनुभव की चीजें हैं। एक तो आत्मविज्ञापन कि उसने जो अनुभव किया है लोग उसको जाने, और दूसरा आत्मानुसंधान। ये दो प्रवृत्तियां जब साथ साथ चलती हैं तो ऐसा ही शिल्प, ऐसी ही कृति, ऐसा ही संगीत, ऐसा ही लेखन देव शिल्प हो जाता है, अन्यथा विध्वंस धर्मी हो जाता है। हम साहित्यिक रूपों में ऐसी विध्वंस धर्मिता के उदाहरण जो बहुप्रचारित हैं उनके 5-6 दशकों से देख रहे हैं। और जब आत्मानुसंधान और आत्मविज्ञापन की प्रवृत्तियां समवेत रूप से आती हैं तो मैंने अभी कहा यह शिल्प देवत्व को प्राप्त होता है, अपने अंदर भी उसका साक्षात्कार करता है, और जिसके भी पास या जिसकी भी निगाह में या जिसके भी अनुभव में ये शब्द चित्र या शिल्प या नृत्य या संगीत ये सारे अनुप्रयोग आते हैं, वे सभी और वे सभी ही नहीं, मनुष्यों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां इससे कुछ सीखती हैं, चमत्कृत होती जाती हैं। तभी हम हजारों साल पहले के रचे गए महाकाव्यों को देखकर आनंद में डूबते हैं, कृतियों को देख करके चमत्कृत होते हैं।
ये सारी बातें हैं। एक सवाल यहाँ उठता है कि सृजन धर्मिता का और उसके मानवीय सरोकार का जो पक्ष है, आखिर इन दो प्रवृत्तियों में आत्मानुसंधान और आत्मविज्ञापन के उसका एक वैचारिक विमर्श का अधिष्ठान क्या हो सकता है। तो हम याद करें वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि का वह प्रश्न, जब वो व्याकुल होकर पूछते हैं कि इस श्लोक में किसकी रचना करूं, क्या लिखूं, किसके बारे में कहूं, सबसे पूछते हैं, नारद से भी पूछते हैं क्या, चारित्र्येण च को युक्तः, चरित्र से कौन युक्त है, मुझे बताइए। तो नारद कहते हैं कि रामो नाम जनैः श्रुताः, राम का नाम बहुत प्रचलित है आम जनता में, लोक में, तो राम ही चरित्र से युक्त है। तो कहा कैसे, तो फिर संकेत मिला, रामो विग्रहवान धर्मः। इसलिए जब हम शब्द चित्र या रेखा चित्र या अन्य शिल्प या उसके अनेक आयामों की चर्चा करें या सांगीतिक श्रुतियों की बात करें, तो क्या हम इस चारित्र की तलाश कर रहे हैं, हम क्या खोज रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या चारित्र की तलाश, उसकी अभिव्यक्ति जो इतनी बात हो रही है, क्या वह उस अनंत शाश्वत सर्वव्यापी परम चेतना की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। और अगर यह अनुभव आता है तो उस रचनाकार का यह प्राथमिक मानवीय सरोकार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, उसको व्यक्त होना है, इसमें ब्रह्म भाव में। तो क्या हमारी शब्द रचना हमें उसका अनुभव करा पाई है, तो नहीं करा पाई है, तो वह शब्द फिर विज्ञापनी और विध्वंस धर्मी तेवर का हो जाता है। एक बहुत रोमांचक वैज्ञानिक खोज हुई थी, आप में से सभी सुधीजनों को इसके बारे में मालूम होगा। जापान के वैज्ञानिकों ने कुछ दशकों पूर्व एक प्रयोग किया था पानी को लेकर के। उन्होंने एक गिलास जल रखा, लिया और उसको आतताई अपराधियों के बीच में रखा, उस पानी के गिलास को, और फिर उसे वे फ्रीजिंग पॉइंट तक ले गए और फिर उसकी जो उन्होंने माइक्रो फिल्म देखी, तो देखा कि जल के अणु ऐसे लगता है कि भयभीत हैं, डरे हुए हैं, कोई सौंदर्य नहीं है वहां, सब कुछ विरूपित है। उसी पानी को पिघला कर फिर उन्होंने सात्विक वृत्ति के व्यक्तियों के बीच में रखा, चिंतन जिनका, चरित्र जिनका उत्तम है, ऐसे महात्मा, ऐसे विचारवान, फिर उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक ले गए, फिर उसकी फिल्म उतारी और तब देखा कि यह एक अद्भुत सुंदर दृश्य आ रहा है, देवशिल्प मंदिर जैसा,
सुंदर व्यवस्थित आकार प्रकार में जल के अणुओं ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। तो अपने यहाँ तो ये माना गया है, विज्ञान ने भी सिद्ध किया कि जल जब सोचता है, अनुभव करता है, अभिव्यक्त करता है, तो उसका क्या सरोकार बना वहां पर। यही तो कि उस परम तत्व की जो अनुभूति है उसको इन आयामों में अभिव्यक्त करे। अब जहां तक ये मानवीय सरोकार जैसा शब्द है, इसके लिए कुछ वर्तमान परिवेश परिवेश के हिसाब से कुछ जरूरी शर्तों की बात की जा सकती है। एक तो उस कलाकार में या रचनाकार में या संगीतकार में रचनात्मक ईमानदारी हो। रचनात्मक ईमानदारी का तात्पर्य क्या है? वह अपनी रचनात्मक अनुशासनबद्धता से युक्त हो। बहुत बार बहुत सारी अभिव्यक्तियां जो उस व्यक्ति को निहायत जरूरी लगती हैं, वे सब की सब सामान्य जन के चित्त के अनुकूल नहीं होती। मैं इसका एक व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूं। मेरे अग्रज हैं सत्येंद्र प्रताप सिंह, यहाँ दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में। उनके पिताजी का एक बड़ा भारी काम है। उन्होंने मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक लिखी। गोपीनाथ कविराज जी के व्यक्तित्व पर उनका बड़ा सानिध्य रहा। सत्येंद्र जी बता रहे थे कि जब पुस्तक प्रकाशन के क्रम में गई तो कविराज जी ने उसके कुछ अंशों को प्रकाशित करने से मना कर दिया। कहा कि यह सबके लिए नहीं, इसको अलग से कभी दे। तो वो क्या चीजें हैं? व्यक्ति की चेतना में क्रमशः उन्नयन हो तो वे सारी चीजें अपनी पात्रता को सिद्ध करती हुई उस स्रोत तक जा पहुंचती ही हैं। तो सत्येंद्र भाई कह रहे थे कि अब न वचन लेने वाला रहा न देने वाला रहा। अब मैं सोच रहा हूं कि उन अंशों को भी प्रकाशित कर दिया जाए। वो एक बात। लेकिन जब इस चैतन्य व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं और उनके उस कथन का अनुभव करते हैं तो वे सावधान हैं वहां पर कि किसको कहा जाए, कितना कहा जाए, क्यों कहा जाए। आखिरकार कबीर दास भी कहते हैं ना, बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तख्त नसाई। क्या बोला जाए, बोलते बोलते तत्व का नाश होता है, फिर भी संत कहते हैं लोकहित के लिए। एक दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है सृजन धर्मी मनुष्य के लिए कि उसका सरोकार उसके आत्मविश्वास से होना चाहिए। उस लेखक का आत्मविश्वास डिगा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसा आजकल हम लोग पिछले 5-6 दशकों में हिंदी साहित्य की रचना धर्मिता में बहुत सारे ऐसे प्रत्ययों को देख रहे हैं कि जिनको हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य की आलोचना का बीज वक्तव्य मानने लगे हैं। और एक तो बच्चन सिंह की किताब ही आई, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। और बीज शब्द में क्या क्या है सबको याद होंगे। संत्रास है, घुटन है, अजनबीपन है, अकेलापन है। तो साहित्यकार का आत्मविश्वास ही डिगा हुआ है वहां पर।
क्योंकि साहित्यिक आपको उस घुटन से, संत्रास से, बेचारगी से आच्छादित नहीं करता, उससे निकलने का रास्ता भी दिखाता है। तो यहाँ पर आत्मविज्ञापन का सवाल है, अथवा ऐसे रचनाकारों के पास आत्मविश्वास ही नहीं। तीसरी जरूरत संवेदन दृष्टि की है। रचनाकार को अपनी मानवीय दृष्टि के पल्लवन के लिए अत्यंत संवेदनशील होना ही चाहिए। अब इसको संवेदना कहिए या भाव कहिए या अनुभूति कहिए, एक ही भाव के ये अनेक शब्द हैं। और आज हमारे पास क्या है, जो पिछले 5-6 दशकों में हम देख रहे हैं कि बौद्धिक दीक्षा गम्यता के अनेक शिविर उत्पन्न हो गए हैं, जो पीढ़ियों को अपनी अपनी बौद्धिक दीक्षा से संपन्न कर रहे हैं। ये बौद्धिक दीक्षाएं व्यक्ति को भाव संपन्न नहीं बना पा रही, और तब ऐसा व्यक्ति अपने समाज, अपने लोक, अपनी जमीन से कट जाता है। और हम बहुत सारे ऐसे बौद्धिक विवर्तों के जाल में उलझ कर फंस कर रह जाते हैं। रचनाकार कैसा है, यह जरूरी है। और इस संवेदन दृष्टि के लिए उस रचनाकार को उसकी मानवीय दृष्टि का जो सबसे सशक्त पहलू है, वह है उसकी विवेक संपन्नता। क्योंकि अपने सभी पूर्वज रचनाकारों ने, चिंतकों ने इस विवेक शब्द की बहुत बात की है। जैसे हम भक्ति साहित्य की ही बात करें तो उसमें विवेक रामचरितमानस में ही कई बार आया है। उसके व्याख्यान का बहुत समय यहाँ पर नहीं है, उसको एक संकेत के रूप में हम लोग लेकर चलें, और तब जाकर वह मूल्य धर्मी सृजन संभव हो पाता है। मनुष्यता का सरोकार रचना धर्मिता के साथ जुड़ता चला जाता है। मैं समझता हूँ कि जो मेरे लिए नियत समय था, उसमें मैंने संकेत के रूप में कुछ बातें कही हैं, अपनी अल्प बुद्धि से जैसा भी समझ में आया। और आगे इस विषय का विस्तार जो समीक्षक हैं, विस्तारक हैं, वो इस विषय पर गंभीरता से अपनी बात रखेंगे। मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। आपने बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में, परंतु भूत, भविष्य, वर्तमान सभी को एक करते हुए हमें एक बहुत ही अच्छा मानवीय सरोकार का उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रह्मांड का रूप एवं मन की दृष्टि को ही देव का सृजन कहा जाता है। आत्मविज्ञापन एवं आत्मानुसंधान के विषय में आपने चर्चा किया कि कैसे एक रचनाकार को संवेदनशील होना चाहिए, विवेक पूर्ण होना चाहिए, जो उसकी पहली और प्राथमिक जरूरत है। वो क्या लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, यह बहुत जरूरी है। और इसमें आपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करना, जिसमें आपने विवेकानंद जी का उदाहरण देते हुए हमें मानवीय सरोकार के विषय में स्पष्ट कराया है। हम सभी अपनी पूरी विवेक का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करेंगे कि आपके बातों का अनुकरण करें। धन्यवाद सर। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री ऋषि शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़कर छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उस दौर के इलाहाबाद में प्रकाशित होने वाली मासिक साहित्यिक पत्रिका प्रत्यंचा में उप मुख्य संपादक रह चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी के पद पर आसीन होकर प्रांत की सेवा की है सर ने, और अब स्वतंत्र रूप से लेखन कार्यभार संभाले हुए हैं। सर, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। सर, सर क्या आप उपस्थित हैं? ऋषि जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए ऋषि जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ऋषि जी इस समय ट्रेन में हैं, दरअसल ट्रेन से ही वो जुड़े हुए हैं। ऋषि जी बात सुन पा रहे हैं क्या? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ऋषि जी ने हाथ उठाया है। ऋषि जी सुन पा रहे हैं क्या? जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है, आ रही। तो धन्यवाद अलका जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी, उपस्थित हिंदी साहित्य के सभी विद्वान गुरुजन तथा साथियों, मैं अपनी बात रखूंगा। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि या गलती या कोई विरोधाभास हो, तो उसमें गुरुजनों से निवेदन है कि वो मार्गदर्शन करेंगे बाद में हमारा। मैं अभी की एक पुस्तक पढ़ रहा था। कमल किशोर गोयनका जी ने एक पुस्तक लिखी है जो समन्वय प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। पुस्तक का नाम है रचनाकार से संवाद। उस पुस्तक में बहुत से साहित्यकारों का साक्षात्कार लिया गया है और नरेश मेहता जी का उसमें साक्षात्कार मैं पढ़ रहा था। उसमें गोयनका जी ने उनसे प्रश्न किया है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सृजन के मानवीय सरोकार को मैं केवल साहित्य में सृजन के मानवीय सरोकार तक रखूंगा अपनी बात। तो नरेश मेहता जी से गोयनका जी प्रश्न करते हैं कि साहित्य से आप क्या अर्थ लेते हैं? और मेहता जी ने कहा है, उसमें ये उत्तर दिया है कि शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार साहित्य वह है जिसमें सबके लिए सबका हित चिंतन हो। और इस परिभाषा से तो किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती, किंतु कहने देखने सुनने में ये बात जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सबका ऐसा ही चिंतन जो प्रकारांतर से आपका भी हित चिंतन हो, तो इसी को हमारी भारतीय मनीषा ने बहुत पहले कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और उसका भाव भी यही था कि आप प्रमुख कारक तो हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप एक निमित्त मात्र हैं। अब सवाल ये है कि सबका सबके लिए जो आपका भी हित चिंतन करता हो वह साहित्य है। अगर ये परिभाषा लिया जाए तो सबका सबके लिए और आपका भी हित चिंतन, ये इसमें तालमेल जो बैठाना है या कैसे बैठता है, ये थोड़ा कठिन विषय है। क्योंकि समाज अनेक वर्गों में, अनेक जातियों में, अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है और बहुत समाज के तमाम वर्गों के हित एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। समाज की जो व्यवस्था राजतंत्र के समय से या उससे पहले से या औद्योगिकरण के बाद जो चली है, उसमें तो यही रहा कि राज्य, पूंजी और श्रम, इसको मिलाकर जो समाज का तंत्र विकसित होता है, उसने एक ऐसा वर्ग पैदा किया, एक पूंजीपति वर्ग पैदा किया और एक श्रमिक वर्ग पैदा किया। इसी को मार्क्सवादी साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने
वर्ग संघर्ष का रूप दिया और ये वर्गहीन समाज की स्थापना का एक फिलॉसफी दी, जिसमें यह था कि लास्टली डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट स्थापित होगा, किसी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, सब कुछ राज्य का होगा, सभी समान होंगे, सभी के समान अधिकार होंगे और सर्वहारा की तानाशाही का शासन चलेगा। ये सिद्धांत पूरी दुनिया में जो वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने स्थापित किया। भारत में भी ये हुआ और बहुत दिनों तक चला, चाहे नक्सलवाड़ी आंदोलन चला हो या अन्य प्रकार के श्रमिक आंदोलन चले हों, उसमें इस फिलॉसफी का काफी महत्व रहा। और मैं प्रैक्टिकली तो यही देखता हूं कि आज भी जो वामपंथी साहित्यकार या वामपंथी जो नैरेटिव है, वामपंथी जो परसेप्शन बनाते हैं, वही पूरी दुनिया में हावी है, वही पूरी दुनिया में चल रहा है। अगर आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में भी आज भी वामपंथी या जनवादी जो साहित्यकार हैं, वो अपने नैरेटिव को पूरे दमखम के साथ हर मंच पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मुझे घटना याद आती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 78 में एक सेमिनार हुआ था, हिंदी विभाग में 1 हफ्ते चला था। उसमें डॉक्टर नामवर सिंह भी आमंत्रित थे। एक दिन डॉक्टर विद्या निवास मिश्र जी का भी कार्यक्रम था। हम और सोम जी को याद होगा, सोमदत्त शर्मा जी को याद होगा, हम और डॉक्टर सोमदत्त शर्मा जी भी गए थे उस एक कार्यक्रम में। और वहाँ पे एक हिंदी के शोध छात्र मिल गए थे, नाम मैं नहीं लूंगा। वो उत्तर प्रदेश सीपीआई माले के स्टेट सेक्रेटरी रहे और अब सीपीआई माले के वो पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं। उनका जो साहित्यिक पत्रिका, उनकी पत्रिका जो निकलती है जनमत, उसके प्रमुख प्रधान संपादक हैं। वो आ गए अपने एक वामपंथी और युवा साहित्यकार के साथ और हम लोग खड़े थे। वो पहचान रहे थे, जान रहे थे कि हम लोग एबीवीपी से जुड़े हैं। उन्होंने जानबूझ के पूछा कि भाई विद्या विनाश मिश्र जी आ गए क्या? हम लोगों को बड़ा खराब लगा, लेकिन हम लोग चुप रहे। उन्होंने दोबारा दोहराया कि विद्या विनाश मिश्र जी आ गए क्या? ये जो तिरस्कार भाव अज्ञेय के प्रति या डॉक्टर विद्या निवास मिश्र के प्रति या जो भारतीय प्रज्ञा या सनातन प्रज्ञा के जो वाहक साहित्यकार या लेखक या कवि रहे हैं, उनके प्रति ये प्रत्यक्षता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। अभी मैं दिल्ली में 4-5 सालों से रह रहा हूँ एनसीआर में, तो मैं 2 कार्यक्रमों में गया अटेंड करने। एक आज तक चैनल का साहित्य आज तक कार्यक्रम हो रहा था। उसमें कविता पाठ का एक मंचन था। उसमें कोई बनारस के दिव्यांशु शुक्ला या हिमांशु शुक्ला युवा कवि थे। वो एक ऐसी जनवादी कविता पढ़ रहे थे जो एक राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक भाषण लग रहा था। उसमें कविता तो कहीं विलुप्त थी, कविता का कहीं अस्तित्व नहीं था। और 2-4-10 उनके समर्थक बैठ के ताली बजा रहे थे। अभी सोमदत्त शर्मा जी के साथ मैं गया था विश्व पुस्तक मेला में। वहां पे कोई एक चतुर्वेदी हैं, युवा कवि हैं, युवा हैं कि प्रौढ़ है तो मैं नहीं जानता, लेकिन राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पे ही उनकी पुस्तक का, उनके कविता संग्रह जो है काजू की रोटी का विमोचन हो रहा था। और उसमें भी जो विमोचन के वक्त जो वक्ता आए थे, वो भी वही भाषण दे रहे थे जैसे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वो राजनीतिक भाषण वहां पर दे रहे हों, जो भारतीयता के खिलाफ है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ है, वर्तमान जो राष्ट्रवादी शासन देश में चल रहा है उसके खिलाफ है। मेरा प्रश्न यही है कि हम लोग जो राष्ट्रवादी या भारतीय प्रज्ञा के संवाहक चिंतक या लेखक या विद्यार्थी जो भी हैं, वो हम क्यों नहीं मतलब उनको इस लेवल पे काउंटर कर सकते? मैं जिन जिन मंचों पे जाता हूँ वो
मैं उन्हीं को हावी हर जगह छाया हुआ पाता हूँ। तो मेरा तो ये मुझे लगता है कि हम लोग जो बातें करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, वायवी है, वो अपने पत्रिका का नाम जनमत रखते हैं, अपने लेखक संघ का नाम जनवादी लेखक संघ रखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ रखते हैं। वो ये परसेप्शन बनाते हैं कि वो दलित विमर्श चलाते हैं, वो नारी विमर्श चलाते हैं। तो ये लगता है कि सारा जो मानवतावादी चिंतन है, मानवतावादी सृजन है, उसके संवाहक यही वामपंथी कथाकार और लेखक हैं। मैं काशीनाथ सिंह जी का एक संस्मरणात्मक पुस्तक पढ़ रहा था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। उसमें उन्होंने एक जिक्र किया है डॉक्टर नामवर सिंह का। जब वो 1959 में सीपीआई से चंदौली लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़े थे, उसके बाद बीएचयू से निष्कासित कर दिए गए थे। उसके बाद फिर सागर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे और वहाँ आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी से कुछ मतभेद विवाद आदि के कारण जो है वहां से भी निष्कासित कर दिए गए थे। और उसमें बनारस में ही लोडार कुंड पे 4-5 साल तक रहकर वो नई कहानियां के लिए लिखते थे और अपना स्वाध्याय करते थे। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भैया नीचे पान खाने के लिए चौराहे पे गए, वहां कोई युवा कथाकार मिल गए और वहां पर कुछ उन्होंने नई कहानियों पर युवा कथाकार ने टिप्पणी कर दी, जिससे नाराज होकर वो काफी आए घर पे। वो कहने लगे कि ये 4 दिन के लोग एक कहानी लिख देते हैं और अपने को बहुत बड़ा कथाकार मान लेते हैं। मैं अगर इन लोगों की जहां तक बात होगा, ये लोग नई कहानी की आलोचना करेंगे, अगर ये लोग भैरव प्रसाद गुप्त की आलोचना करेंगे, तो मैं भले कुछ भैरव प्रसाद गुप्त या नई कहानी के कहानीकारों को लिखूं या कहूं, लेकिन तब मेरा मार्क्सिज्म जग जाता है और मैं इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। ये जो कमिटमेंट है, मैं अपनी बात को, चूंकि मैं बहुत ही एक विद्यार्थी ही हूँ साहित्य, हिंदी साहित्य का, तो इसलिए मुझे जो अनुभव हुआ और जो फील हुआ वो मैंने बात रख दी है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा या राष्ट्रवादी चिंतन से जुड़े हुए लेखक, कवि और साहित्यकार हैं, उनको विचार करना चाहिए। वैसे तो पूरी दुनिया में लेफ्ट जो वो है परसेप्शन है, वही चल रहा है, चलता रहा है, आज यहाँ इंडिया में, यहाँ भारत में भी चल रहा है कि इनका हमें मुकाबला कैसे करना चाहिए हर स्तर पर। क्योंकि जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो तो जिन जिन मंचों पे जाती है उसको वही लोग वहाँ हावी मिलते हैं। इस पे विचार करना चाहिए और मैं सभी गुरुजनों से अपेक्षा करूंगा कि वो इस पे हमारा मार्गदर्शन भी कृपया करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री ऋषि शर्मा जी को। आपने अपनी ये वक्तव्य साहित्य, जैसा आपने कहा कि साहित्य तक आप सीमित रहेंगे, और आपने इस प्रसंग में एक प्रश्न खड़ा किया कि साहित्य वह है जिसमें सबके लिए सबका चिंतन हो, और फिर उसके जुड़े हुए कई ऐसे आलोचनात्मक उदाहरण भी हमारे सामने प्रस्तुत किए। हम सभी कोशिश करेंगे कि हम उस पर चिंतन करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद एक बार फिर से आपको। संगोष्ठी को आगे आदरणीय श्री नरेश शांडिल्य जी को उनके सुवचनों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमान, आप प्रतिष्ठित कवि, दोहाकार, शायर, नुक्कड़ नाटक कर्मी, समीक्षक एवं संपादक रह चुके हैं। आप विभिन्न विधाओं के में 7 मौलिक कविता संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं और 8 पुस्तकों का आपने संपादन भी कर रखा है। आपको परंपरा ऋतुराज सम्मान, वातायन का अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान व दिल्ली सरकार द्वारा साहित्य कृति सम्मान भी मिल चुकी है। मैं सहृदय आपको आपके विचारों के साथ आमंत्रित करती हूँ सर। आप अपनी टीका टिप्पणियों के साथ इस मंच पर आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ को आभार व्यक्त करता हूँ मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, और इसके जो अध्यक्ष हैं आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी, उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं अलका झा, और जो भी वक्ता बोल रहे हैं उनको उनका सार रूप भी बता रही हैं। नित्यानंद श्रीवास्तव जी ने बीच वक्तव्य दिया, उससे
इस विषय को एक इससे खोला उन्होंने, और ऋषि शर्मा जी ने जो चिंताएं प्रकट की वो सब हमारे सामने है। बहुत ही अच्छा और जरूरी विषय सामने आया है, सृजन के मानवीय सरोकार। और भी साहित्यकारों को, समीक्षकों को हम सुनेंगे। उसमें शैलेश श्रीवास्तव जी हैं, सुशील कुमार तिवारी जी हैं, आनंद पाटिल जी हैं। मैं समझता हूं कि मैं एक दोहे से अपनी बात शुरू करता हूं कि मैं खुश हूं औजार बन, तू ही बन हथियार। मैं खुश हूं औजार बन, तू ही बन हथियार। वक्त करेगा फैसला, कौन हुआ बेकार। तो ये हमें अपने सरोकार से ही संबद्ध रहना चाहिए। हम सृजनात्मक अपना काम करें, और दूसरे मंच से क्या हो रहा है, ठीक है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हम उनसे बड़ी लकीर खींचने के लिए जुटें एक साथ और एक उद्देश्य से, तो मैं समझता हूं कि हम उस लड़ाई में शामिल हो पाएंगे। मैं समझता हूं कि साहित्य में क्या लिखना है ये ज्यादा जरूरी नहीं होता, बल्कि क्या नहीं लिखना है ये ज्यादा जरूरी है। कि हमें, जैसे एडिटिंग होती है कि कौन सा, एक फिल्म बन रही है तो कौन से दृश्य हटाने हैं, और फिर वो जो एक रूप सामने आता है, समग्र और कॉम्पैक्ट रूप में चीजें सामने आती हैं, तो वो ज्यादा प्रभावी होती हैं। मेरा मानना हमेशा से रहा है कि साहित्य जो है, जो साहित्य का जो सरोकार है, या साहित्य कैसा होना चाहिए, वो सत्य, शिव और सुंदर होना चाहिए। ये हमारी भारतीय परंपरा है। सत्य हम कहें और वो कल्याणकारी हो, शिव हो और सुंदर हो, उत्कृष्ट हो। मनुष्य की मुक्ति और उसकी गरिमा को बहाल करना, ये साहित्य का सरोकार है, ये मानवीय सरोकार है। और समय और संदर्भ को पहचान कर समाज के अंदर जो अंतः स्पंदन है उसको जाहिर करना, ये साहित्य का काम है, कला का काम है। और अपने युगीन यथार्थ, जो हमारा युगीन यथार्थ है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में, सही मायने में सामने लाना, और अमानवीयता पर चोट करना, अमानवीयता का पर्दाफाश करना, और जो भी झूठ, मक्कारी, फरेब, चाटुकारिता, ये सब चीजें हैं जो नेगेटिव चीजें हैं, उनके नकाब को नोचना, जो सही चेहरा लोगों का जो समाज का सामने लाना, ये भी एक, जैसे पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता एक अलग चीज है, लेकिन साहित्य भी लगभग को भी वो काम करना चाहिए कि जिसमें सही चेहरे, सही लोग वो सामने आए, सही विचार सामने आए। सरलता, सादगी, ईमानदारी तो हम सब मानते ही हैं कि होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो नित्यानंद जी ने भी कही कि संवेदनशीलता उसमें होनी चाहिए, और उत्कृष्टता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं लोग उस पर विश्वास कर सकें, तो एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हमें किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत लिखना जो है उससे गुरेज करना चाहिए। हमारा अपना एजेंडा होना चाहिए, और राष्ट्रीय चेतना का भाव जरूर उसमें होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना जो है वो किसी भी, जो हमारी पहचान है, जो हमारा जो मानवीय दृष्टिकोण तो एक है ही, लेकिन भारत भी मैं समझता हूं कि मानवता का पर्याय है। भारत का जो की संस्कृति है, सोच है, वो मानवता का पर्याय है। तो हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना का भाव होना चाहिए। आयातित विचार के हम संवाहक ना बने, आयातित सोच
आयातित जो भी विमर्श हैं उनमें हम न उलझें। जैसा कि एक ऋषि जी ने भी कहा कि जो वामपंथी एक प्रोपेगेंडा है उसके प्रति हम सचेत रहें। और मैं समझता हूं कि अंतरधारा के रूप में हमें अपनी राष्ट्रीय चेतना को हर तरीके से लाना चाहिए और सृजन हमेशा सामाजिक और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने वाला होना चाहिए हो और उसके हक में बोलने वाला हो। ये मेरा मानना रहा है। और जो वो अलग बात है कि जो वामपंथियों की जो अच्छी बात कहीं भी हो उसको स्वीकार करने में हमें कोई क्या, हमारे यहाँ तो संस्कृति में कहा गया है कि विचार कहीं से भी आए हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो जहां तक शोषित, पीड़ित, निरीह, अनाश्रित, दलित, पतित के उत्थान की बात है तो उसमें हम एक ताकतवर आवाज के रूप में हमें सामने आना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि वामपंथी तो ढोंग करते हैं, हमें सही मायने में इनका हित करना चाहिए, इनके हित की बात करनी चाहिए। हम हमारे साहित्य में, हमारा जो भारतीय वाङ् में है उसमें इसकी चिंता है, बस हमें उसको रेखांकित करना चाहिए सही परिप्रेक्ष्य में। कलम की जो ताकत होती है, सब मानते हैं कि तोप की ताकत से भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको पहचानना चाहिए। और हमारे जो पूर्ववर्ती जो साहित्यकार रहे हैं उनकी जो भी ताकत थी उसको हमें पूरी शिद्दत के साथ उसको आगे लाना चाहिए। और उस व्यवस्था, अब ये बात होती है कि व्यवस्था, ये जो वामपंथी हैं वो व्यवस्था के विरुद्ध लिखते हैं, तो व्यवस्था अगर गलत काम करती है तो साहस हमें भी, सब में होना चाहिए साहस। व्यवस्था विरोधी होना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते व्यवस्था सही काम में लगी हो तो हमें विरोध नहीं करना चाहिए। तो मानवीय मूल्यों और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं हमारे, उसकी जो भावना है और उसके जो हितों को ठेस पहुंचाता हो, अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, अपनी आवाज उसको ताकतवर ढंग से हमें उठानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अंत में मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ जिसमें मानवता की भी बात है, आदमियत की, इंसानियत की बात है। वो मैं समझता हूँ कि बचपन, हमारे अंदर जो बचपन है, मतलब निश्चलता है, वो अगर जीवित रहेगी, हमारे भीतर जो बचपन को हम भगवान का रूप मानते हैं। बचपन तो बिल्कुल एकदम निश्चल, निष्कपट एक तरीके का भाव है, तो वो अगर हमारे सीने में रहेगा तो हम हमेशा आदमी बने रहेंगे और मानवीय बने रहेंगे। तो एक मतला और एक शेर है कि मेरा बचपन मेरे चेहरे पे अब भी खिलखिलाता है, मेरा बचपन मेरे चेहरे पे अब भी खिलखिलाता है, मेरे सीने में एक तारा बजाता कोई गाता है। मेरा बचपन मेरे चेहरे पे अब भी खिलखिलाता है, मेरे सीने में एक तारा बजाता कोई गाता है। यकीनन है कि मुझ में जानवर भी है, मगर अब भी वो मेरे आदमी से हार जाता है, मगर अब भी वो मेरे आदमी से हार जाता है। तो हम उस आदमी को अपने भीतर जिंदा रखें ताकि हमारा जो अंदर का जानवर है वो हावी ना हो। और अंत में एक दोहा मैं अपना कह के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि अपना धर्म निभा सकूं दे बस यह वरदान। बस यही प्रार्थना है कि अपना धर्म निभा सकूं। हमारा जो धर्म है, एक साहित्यकार का धर्म है, कलाकार का धर्म है कि वो पॉजिटिव बात करे, विध्वंसकारी नहीं, रचनात्मक बात करे, कलात्मक बात करे। अपना धर्म निभा सकूं दे बस यह वरदान, कुछ बन सकूं न बन सकूं रहूं मगर इंसान, रहूं मगर इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद सर। आपने शुरुआत ही दोहे से किया, अंत भी दोहे से किया और दोहे के साथ साथ आपने शेर भी सुना दिया। गर्मजोशी से इस माहौल को आपने भर दिया। और जरा मुझे याद रह गई वो दोहे आपकी कि मैं खुश रहूं औजार बन, तू ही बन हथियार, वक्त करेगा फैसला। बात ये हुई कि मैं भाव विभोर इतनी हो गई कि बाद में आपने जो शब्द कहा, कौन हुआ बेकार, कौन हुआ बेकार। कौन हुआ बेकार। धन्यवाद सर। यह माहौल आपने बिल्कुल जोश खरोश से भर दिया है। आपने कहा कि साहित्य में क्या नहीं लिखना है, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। साहित्य में क्या लिखना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि साहित्य में क्या नहीं लिखना है। साथ ही आपने बताया कि साहित्य सत्य से सुंदर कुछ दिखाता है। संवेद आपने जिस तरीके से हमारे सामने उपस्थित नित्यानंद श्रीवास्तव जी ने जिस बात पर कहा था कि संवेदनशीलता व विश्वसनीयता साहित्यकार का प्रमुख व प्राथमिक गुण होता है, आपने भी उस पर प्रबल बल दिया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद फिर से आपका। अब मैं इस पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए इस मंच को अपनी वाणी से लाभान्वित करने हेतु डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। महोदय, आप विगत 25 वर्षों से साहित्य सृजन, नाट्य कर्म एवं प्रयोगों से संबंध रखते आ रहे हैं। 1999 में आप फिल्म राइटर एसोसिएशन की सदस्यता भी कर चुके हैं। कई नाटकों, टीवी, रेडियो धारावाहिकों के लेखन एवं देश के प्रमुख राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में रंग समीक्षक एवं नाट्य शोध संबंधी आलेख प्रकाशित कर चुके हैं। माननीय, मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। वो माइक आपकी ओर बढ़ाते हुए मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा शैलेश जी। जी, सबसे पहले मैं मंच संभालने और मंच देने और व्यवस्था करने के लिए अपने सभी अग्रजों का आभार प्रकट करूंगा। सोमदत्त जी ने जो ये कार्यक्रम के लिए हमें निमंत्रित किया, अवसर दिया। आवाज बहुत कम है शैलेश जी। जी, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। अब आई आवाज? जी जी, अब ठीक है जी। सृजन के मानवीय सरोकार के संदर्भ में जो विचार आए और बीज वक्तव्य के रूप में नित्यानंद जी ने लेखक के अपने स्वाभिमान की बात की, बड़ा मुद्दा है। क्योंकि स्वाभिमान और आत्मविश्वास किसी के भी व्यक्तित्व का सबसे बड़ा पक्ष होता है जो लोगों के सामने आता है। और अगर लेखन है तब तो ये बहुत अनिवार्य होता है कि मैं जो कह रहा हूं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ये स्वाभिमान का पक्ष है। श्री ऋषि शर्मा जी ने जिस तरह राजनीति और साहित्य की राजनीति के संदर्भों को लोगों के समक्ष रखा, हमारे समक्ष रखा, वह भी एक बड़ा सच है जो कहीं दहलाता है और कहीं कुंठित भी करता है। नरेश जी ने जो कविता के मानवीय सरोकारों के संदर्भ में खेमेबाजी की बातें सामने रखी, वाकई में खेमेबाजी ने मानवीय सरोकारों को इतना उलझा दिया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मानवीय सरोकार सबके अपने अलग अलग होते हैं क्या। मैं केवल दो बिंदुओं पर बात को रखना चाहूंगा जो बीज वक्तव्य से जुड़ी हुई हैं कि कविता किस लिए, प्रश्न ये होता है कविता किस लिए, और कवि सार्वजनिक मंच पर सार्वजनिक जीवन में कहने के लिए ही सामने क्यों आता है। ये कहने की बेचैनी, व्यक्त की बेचैनी कैसी है कि जो लोगों के समक्ष अपने को प्रकट करने के लिए विवश करती है। इस बेचैनी को
प्रसाद ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। किस आह से कौन सा गान निकल रहा है, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस आह का संदर्भ वाल्मीकि के संदर्भ में कह रहे हैं, वाल्मीकि की आह पर कातरता से निकली है, और जो उनकी आंखों से आंसू निकले हैं वह विशुद्ध संवेदना के आंसू हैं। तो इस विशुद्ध संवेदना को समझने के लिए उनकी कविता में हम बहुत ऐसे विलक्षण तथ्य पाते हैं कि जिसमें निज से व्याप्ति की ओर बढ़ते हैं। जब हम पर दुख कातरता के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे दुख का व्यापक फलक बनता है। जब हम निजी दुख की बात करते हैं तो वो निजी ही रह जाता है, दूसरे के लिए व्यापक नहीं बनता, दूसरे के लिए स्वीकार्य नहीं बनता। तो साहित्य निजी अनुभवों को व्यक्त करने का किंचित माध्यम है, सर्वांग नहीं है। तुलसीदास जी इसमें बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा बात करते हैं, और वो नितांत तो स्वार्थ सुख की बात नहीं कर रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो सुख जो है चरित्र के औदात्य के विवरण में और चरित्र के औदात्य के रचने में जो सुख उन्हें मिला है वह सुख उनका सार्वजनिक सुख है, उनका निजी सुख नहीं है। तो स्वार्थ और सुख को दोनों को अलग रखने की जरूरत है। हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि हम ऐसे समय में साहित्य को देख रहे हैं जब साहित्य लोगों का निजी राग है। कौन कितना राग छेड़ सकता है और उसके अपने मंच हैं, उसके अपने तौर तरीके हैं, वो उस राग को कैसे कितना क्यों छेड़ेगा कुछ निश्चित पैमाना नहीं है। जबकि तुलसी साफ साफ कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और बाद में कहते हैं रघुनाथ गाथा लोक कल्याण के लिए है। तो जब आचार्य शुक्ल इस पर विचार करते हैं तो कहते हैं कि जो चित्त वृत्ति है समाज की, वह चित्त वृत्ति साहित्य में अभिव्यक्त होनी चाहिए। वह चित्त वृत्ति व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, वो समाज की होनी चाहिए, लोक की होनी चाहिए। वो लोक पर बहुत जोर देते हैं। फिर तुलसी ही कहते हैं एक दोहे में बहुत सुंदर कि सरल कबित कीरत विमल सोई आदरहि सुजान, सहज बैर बिसराई रूप जो सुन करहि बखान। ऐसा काव्य जिसका बखान शत्रु भी कर लें, वाह वाह कर बैठे। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। इसी संदर्भ में आगे कहते हैं, सो न होय बिन विमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि कहूं निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। तुलसी जैसा व्यक्ति अपने बुद्धि के उस बल को थोड़ा करता है, कहता है, अपनी निर्मलता को कहीं भी कम पाता है, किंचित पाता है। दरअसल साहित्य मानवीय सरोकार का ही प्रश्न होता है, क्योंकि सहितेन साहित्य, जो सबके हित के लिए हो वही साहित्य है। जब कभी भी वाद के संदर्भ में साहित्य सामने आता है तो हित एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जब सबके हित नहीं है तो साहित्य है क्या? जितना साहित्य के संदर्भ में संघर्ष की स्थितियां हमें दिखाई देती हैं, उस संघर्ष को हर व्यक्ति अपने विरोधी को अमानवीय कहकर लांछित करता है। दलित साहित्य के लोग सर्वांग हित के साहित्य को उनका अपने विरुद्ध कहते हैं। स्त्री विमर्श के नाम पर लिखने वाले लोग सर्वांग साहित्य को अपनी उपेक्षा से जोड़ते हैं। और ठीक इसी तरह बहुत नितांत व्यक्तिगत तौर पर साहित्य की रचना करने वाले लोग समाज को अपने विरुद्ध खड़ा पाते हैं, और उनकी रचना में समाज ही खलनायक होता है। अद्भुत है। हम अपनी बात दो चीजों पर खत्म करेंगे कि भारत और
भारत और यूरोप के साहित्य का दो उत्स है। भारत के साहित्य का उत्स है आनंद, जहां मृत्यु भी आनंद है, वहां दुख भी रसानुभूति का विषय हो सकता है, आनंद का विषय हो सकता है। लेकिन यूरोप में ट्रेजेडी आता है, उनके लिए ट्रेजेडी बहुत बड़ा मूल्य है। हमारे यहाँ ट्रेजेडी नहीं है, आनंद है। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे आलोचक ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि क्योंकि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, इसलिए उनके जीवन में, उनके साहित्य में ट्रेजेडी इतना बड़ा मूल्य बन के उभरा। उन लोगों ने फिर ट्रेजेडी को महत्व दिया। लेकिन उस ट्रेजेडी में कैसी ट्रेजेडी थी? हम मैकबेथ की बात करेंगे, हैमलेट की बात करेंगे। मतलब जो हत्यारा है, जो आतंकवादी है, उसके मानवीय सरोकार की बात करेंगे। मतलब अपने मानवीय सरोकार का संदर्भ हम लेंगे, अपनी मानवीयता दिखाने के लिए मानवीय तरीके की छूट उन्हें देंगे जो अमानवीय हैं। हत्या जिसकी होती है, उसकी तुलना में हमारे यहाँ जजमेंट वो व्यक्ति करता है, जज ये कहता है कि मानवीय आधार पर इस हत्यारे को छूट दी जाती है। तो मानवीय सरोकार कहाँ रह गया? और इस तरह की छूट देने का हमारे साहित्य में, खास तौर पे सन 60 के बाद जो साहित्य हमारा दिख रहा है, वो इस तरह के तमाम छूट देते हुए दिखाई दे रहा है। हमारा मानवीय सरोकार खंडित होता है। मेरा मानवीय सरोकार अलग, तुम्हारा मानवीय सरोकार अलग, तीसरे का मानवीय सरोकार अलग। सब लोग मानवीय सरोकार की बात कर रहे हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। ये दुखद स्थिति। मैं फिर अपने मूल बिंदु पर आता हूं। साहित्य का पक्ष मानवीय सरोकार भर नहीं है। साहित्य सहितेन पूरे प्रकृति के लिए, पूरे परंपरा के लिए, पूरे भविष्य के लिए धरोहर के तौर पर आता है। हमारा साहित्य अगर आने वाली पीढ़ियों को कोई मार्गदर्शन नहीं देता, हमारा साहित्य अपने अतीत को संपूर्ण रूप से देखने का नजरिया विकसित नहीं करता, हमारा साहित्य वर्तमान को बेहतर तरीके से देखने का नजरिया नहीं देता और लोगों के बीच की शत्रुता और भेद को कम नहीं करता, हमारा साहित्य एकांगी है। और ऐसा एकांगी साहित्य मानवीय सरोकार के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता। हमारे साहित्य का मानवीय सरोकार सदैव विश्व बंधुत्व की भावना में, और जो हम लोग अभी जिस मंत्र से शुरुआत की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सुख की ऋषि दृष्टाओं की जो कामना है, साहित्य की भी कामना वही हो तो समाज और व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। मैं अपनी बात यहाँ खत्म कर सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी। आपने अपने शब्दों से हमें लाभान्वित किया, श्रोतागणों को लाभान्वित किया। हम आपको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आपने यह बताया कि साहित्य न सिर्फ मानवीय सरोकार की ही चिंता करता है, बल्कि यह वर्तमान भूत भविष्य को दिखाने वाला दर्पण भी होता है। और अभी भी साहित्य को उसी दिशा में बनाए रखने का अथक प्रयास हमें करना चाहिए। सभी तो मानवीय सरोकार की बात करते हैं, परंतु वे खुद ही एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो यह चिंतन का विषय है। हम आपकी बात पर गहन चिंतन करेंगे और इस पर ध्यान बनाएंगे। धन्यवाद सर, फिर से आपका पुनः धन्यवाद। अब मैं जिस तरीके से मंच काफी अधिक गहरी विचारों पर चिंतन मंथन का स्थान बना हुआ है, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय, आप वर्तमान में स्वतंत्रता संघर्ष और प्रवासी अध्ययन केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्ति विश्वविद्यालय नई दिल्ली में कार्यरत हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हैं। साथ ही कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आपने वक्ता के रूप में भाग भी लिया है। स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन से जुड़े कई किताबें आपने प्रकाशित कर रखी है। महाशय साहित्य, इतिहास और संस्कृति जैसे जुड़े विषयों पर काफी रुचि रखते हैं। आपका स्वागत है सर, मंच आपकी है। अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी।
आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री सोमदत्त शर्मा जी, बीज व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी, समीक्षक श्री ऋषि शर्मा जी, नरेश शांडिल्य जी, शैलेश श्रीवास्तव जी, और मेरे बाद जो बोलेंगे मेरे मित्र डॉक्टर आनंद पाटिल जी। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और मैं कुछ अपनी तरफ से 2-4 बिंदु इसमें रखूंगा। साहित्य का मूल उत्स क्या है? साहित्य को अगर हम क्षेत्रगत आधार पे ना बांटें, भाषागत आधार पे ना बांटें, सांस्कृतिक आधार पर ना बांटें, तो साहित्य का मूल उत्स क्या है? साहित्य का मूल उत्स है करुणा। करुणा से ही साहित्य का सृजन संभव हुआ, जिसे विश्व की पहली कविता कहते हैं, मां निसार प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समा। वह करुणा से ही उपजी। मुझे लगता है कि जिस साहित्यकार के अंदर करुणा नहीं है और करुणा को केंद्र बना करके जो व्यक्ति साहित्य नहीं रचता, वह साहित्य के साथ अन्याय करता है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि वाल्मीकि जी के अंदर जो करुणा पैदा हुई थी, वो जिस कारण से हुई थी, और वैसी स्थितियां सारे साहित्यकारों के सामने तो नहीं है, ना आने वाली। काल का बोध बदलेगा, इतिहास का बोध बदलेगा, साथ ही साथ संस्कृति के प्रति भी उसका बोध बदलेगा, तो साहित्य भी बदलेगा। इसीलिए आप देखिए आपकी आवाज आना बंद हो गया सुशील जी। शायद बिजली चली गई, वाईफाई का हो। सुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।